नमस्कार दोस्तों। नई क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम दोस्तों इस क्लास में 50 क्वेश्चनों का टेस्ट लेंगे, जिसमें हम 25 क्वेश्चन हरियाणा जी के करेंगे और 25 क्वेश्चन इंडिया जी के करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम में इंडिया जी के भी आने वाली है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ये। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 50 रहेगी और इससे आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा। पहले हम 25 क्वेश्चन हरियाणा जी के करेंगे, उसके बाद हम 25 क्वेश्चन इंडिया जी के करेंगे। 25 क्वेश्चनों में हम साइंस, ज्योग्राफी और अन्य जो भी इंडिया जीके से पूछा जा सकता है, सब कुछ हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रानिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ए बी सी डी। इसमें आपको अपना आंसर सोचना है, फिर हम इसका राइट आंसर बताएंगे। तो सोचिएगा एक बार क्या इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों साथ के साथ काउंट करते चलिएगा अपने क्वेश्चनों को, और वीडियो के लास्ट में आपको बताना कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी, सिरसा में पड़ता है रानिया विधानसभा क्षेत्र। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2010 में राज्य की दूसरी भाषा किसे अधिसूचित किया था। तो किसे अधिसूचित किया था दोस्तों, सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पंजाबी को 2010 में, सन भी आपको याद रखना है, राज्य की दूसरी भाषा अधिसूचित किया गया था। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा विधानसभा के स्पीकर सबसे अधिक बार रहे हैं। तो कौन रहे हैं, सोचिए इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हरमोहिंदर चड्ढा है जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर सबसे अधिक बार रहे हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जननायक जनता पार्टी के गठन से पहले दुष्यंत चौटाला किस पार्टी के सदस्य थे। तो किस पार्टी के सदस्य थे, सोचिए इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सदस्य थे दुष्यंत चौटाला। और फिर उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई, तो जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। तो कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है, सोचिए एक बार क्या राइट आंसर हो सकता है इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और पहले भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वीरेंद्र सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा ने किस निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया था। तो किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, सोचिए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए, झज्जर निर्वाचन क्षेत्र से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, और हरियाणा के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो कब लगा था, सोचिएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1991 में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा में। नेक्स्ट है, हरियाणा में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, सोचिए क्या राइट आंसर होगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 5 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और लोकसभा के लिए कितने किए जाते हैं, तो 10 किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में गाँव की संख्या सबसे अधिक है। तो सोचिए क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुनानगर के अंदर गाँव की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, निम्न हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में सबसे प्राचीनतम है। तो कौन सा प्राचीनतम है, सोचिए क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भिरडाना है जो सबसे प्राचीन हरियाणा का जो हड़प्पा घाटी स्थलों में शामिल है। नेक्स्ट पर चलते हैं, और दोस्तों साथ के साथ काउंट करते चलिएगा जो क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं।
नेक्स्ट है, जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा प्रसिद्ध है? सोचिए इसका क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि आप नए हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो इससे पहले हमने तकरीबन 65 हैं जो प्रैक्टिस सेट हरियाणा जीके के करवा दिए हैं, तो आप उनकी जाकर के भी प्रैक्टिस लगा सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल वो क्लासेस आपके लिए रहेंगी और काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में वहाँ से सीधे देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी, डुंडू तीर्थ है। ये दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है। महाभारत के युद्ध में जो दुर्योधन यहाँ पर आकर के छुप गया था, तो यहीं से ढूंढकर उसे मारा गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा शहर जनमेजय से संबंधित है? जनमेजय से संबंधित है दोस्तों, कौन सा शहर है? तो राजा जनमेजय से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन बी सफिद्दो है जो राजा जनमेजय से संबंधित है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस इलाके में तीसरी शताब्दी में योद्धियों का शासन था? तो कहाँ पर था योद्धियों का शासन? बताइएगा एक बार, क्या राइट आंसर होगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रोहतक में योद्धियों का शासन था। कौन सी शताब्दी में? तीसरी शताब्दी में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नारनौल के सतनामियों ने किसके शासन में विरोध किया था? किसके शासन में विद्रोह किया था दोस्तों? विद्रोह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब के शासनकाल में नारनौल के सतनामियों ने विद्रोह कर दिया था। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद अब्दाली ने हरियाणा के उत्तरी भाग का प्रशासन किसके हाथ में दे दिया था? तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में। इसके बाद उसने किसको प्रशासन दे दिया था इस क्षेत्र का? सोचिए क्या राइट आंसर हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जैन खान को है जो अब्दाली ने फिर प्रशासन दे दिया था, उसके हाथों में सत्ता सौंप दी थी। नेक्स्ट है, हेमू किस तिथि को दिल्ली का हिंदू सम्राट बना था? तो किस तिथि को बना था? सोचिएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1556 में जो हिंदू सम्राट बना था दिल्ली का हेमू। नेक्स्ट है, 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश में किस स्थान पर हो गई थी? तो कहाँ पर हो गई थी? सोचिए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी, बहरामपुर में जो 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो गई थी। आयरलैंड का निवासी था और इसने 253 गाँव को बसाया था। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, भिवानी नहर किस नहर से निकाली गई है? तो किस नहर से निकाली गई है दोस्तों? सोचिए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भांकड़ा नहर से निकाली गई है भिवानी नहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट है, देश का पहला नंद घर कहाँ स्थापित किया गया है? आसान सा क्वेश्चन, आप सभी को पता ही होगा इसका आंसर तो, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हसनपुर सोनीपत में देश का पहला इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये नंदगढ़ स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, तिलियार पर्यटन स्थल कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो कितने एकड़ में फैला हुआ है? सोचिए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 123 एकड़ में फैला हुआ है तिलियार पर्यटन स्थल। और कहाँ पड़ता है? तो रोहतक में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, देवसर का प्रसिद्ध मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो सोचिए क्या राइट आंसर हो सकता है इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भिवानी में है देवसर का प्रसिद्ध मंदिर। और प्राचीन विष्णु मंदिर भी कहाँ पर है? तो ये भी भिवानी में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नारनौल में राजा नूरकर्ण द्वारा कौन सा मंदिर बनवाया गया था? तो कौन सा मंदिर बनवाया गया था? सोचिएगा क्या राइट आंसर होगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चामुंडा देवी मंदिर को बनवाया गया था राजा नूरकर्ण के द्वारा। कहाँ पर? नार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा किस स्थान पर है? चार ऑप्शन आपके सामने, ए बी सी डी, सोचिए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिरसा में पड़ता है चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पुत्रवधू ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था, सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घुड़सवारी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पुत्रवधू ने स्वर्ण पदक जीता था। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने पहला खाद्य बैंक कहाँ से आरंभ किया था? कहाँ से आरंभ किया था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम से आरंभ किया था पहला खाद्य बैंक। और अब चलते हैं इंडिया जी के क्वेश्चनों पर। अब 25 क्वेश्चन हम इंडिया जी के करेंगे। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं हरियाणा के एग्ज़ाम में, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम डेली करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों हैं दोस्तों जो ब्रह्म समाज के नाम थे। इससे पहले ब्रह्म सभा भी कहा जाता था और आत्मीय सभा भी कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। इससे संबंधित कुछ और जानकारी जान लेते हैं। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में स्थापना हुई थी ब्रह्म समाज की, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर जाति विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था, सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1820 में हुआ था छोटा नागपुर जाति विद्रोह। ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। और साथ के साथ काउंट करते चलिएगा अपने क्वेश्चनों को। नेक्स्ट है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है आधुनिक युग का मनु? तो ये कहा जाता है ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो किस वर्ष पारित हुआ था, सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1955 में यह अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है, क्या राइट आंसर होगा इसका। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आर्टिकल 280 के अंदर है जो वित्त आयोग का गठन किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति प्रदान की गई है, ये किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है ये? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 के अंदर जो न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति प्रदान की गई है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो क्या इसका राइट आंसर होगा, सोचिए एक बार। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 343 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है, आर्टिकल काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 है जो 51 अनुच्छेद है जो वो विदेश नीति से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान का मंत्रिमंडल शब्द में एक बार प्रयोग हुआ है, यह किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में, सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए, 352 में एक बार प्रयोग हुआ मंत्रिमंडल का, और 352 में आपात उपबंध भी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नीति आयोग है जो गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। इससे संबंधित कुछ और जानकारी जान लेते हैं। नीति आयोग का जो गठन हुआ था
2015 में हुआ था। पुराना नाम था जो इसका वो योजना आयोग था। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 मार्च 1950 को। काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1951 में है जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो किस क्षेत्र का है? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है राष्ट्रीय आय में। और तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इसमें आते हैं दोस्तों जैसे कि खुदरा क्षेत्र, मनोरंजन, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, संचार, शिक्षा, व्यापार, रिटेल एस्टेट, संचार, संचालन, व्यक्तिगत सेवाएं। इसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे, पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा क्षेत्र जो तृतीय क्षेत्र में आता है, तो आपको इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किसका है, यानी किस क्षेत्र का है? इकोनॉमिक के क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है राष्ट्रीय आय में। अब प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो ये आते हैं कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन, उत्खनन, डेयरी और शिकार करना। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले पत्र मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था? पत्र मुद्रा यानी कागजी नोट कब से प्रचलन में आए थे? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1806 में जो पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ था अंग्रेजों के समय में। नेक्स्ट है, स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर लगभग कितनी मापी गई है? तो कितनी मापी गई है? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो ये मापी गई है ऑप्शन सी, 100 किलोमीटर के लगभग है जो इसको मापा गया है। और किसके द्वारा मापा गया है? तो भूकंपीय तरंगों के द्वारा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो क्या है इसके चांद का नाम? सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चेरोन है प्लूटो के चांद का नाम। याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस समय पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है? तो किस समय सबसे करीब होती है पृथ्वी? तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन सी, 3 जनवरी को जो सबसे करीब होती है पृथ्वी सूर्य के। और इससे संबंधित कुछ और जानकारी जान लेते हैं। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। ये भी आपको याद रखना क्या कहते हैं, उपसौर। वहीं 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, इसे अपसौर कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्न में से किस स्थान से नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है पूछा है, तो क्या इसका राइट आंसर होगा? सोचिएगा इसका आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नेपाल से है जो कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी सभी देशों से गुजरती है, म्यांमार, बांग्लादेश और चीन से। नेक्स्ट है, भूकंप को मापने के लिए प्रयोग होने वाली तीव्रता की पैमाने की सीमा क्या है? तो क्या सीमा होती है इसकी? भूकंप को मापा जाता है बैरोमीटर से, तो इसकी तीव्रता की पैमाने की सीमा क्या होती है? तो ये होती है ऑप्शन बी, 1 से 12 तक जो इसमें पैमाने की सीमा होती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कौन सा है? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किलायू है जो ये सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है संसार का। ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, स्थान भी पूछा जा सकता है इसका। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो कौन सा पठार है सबसे ऊंचा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिब्बत का पठार है जो सबसे ऊंचा पठार है। और इसकी ऊंचाई कितनी है?
तो इसकी औसत ऊंचाई जो है दोस्तों वो 4500 मीटर यानी कि 14,800 फुट है, और इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की वह परत कौन सी है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो कौन सी परत है दोस्तों? सोचिएगा, इसका क्या राइट आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, आयन मंडल है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी झरना कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात, सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंजल जलप्रपात है जो झरना सबसे ऊंचा है। और कहाँ पर है? तो वेनेजुएला में स्थित है, और ऊंचाई कितनी है देखो दोस्तों, 3200 फुट। 3200 फुट है जो इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो कौन सी है सर्वाधिक गहरी झील? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बेकोल झील है जो सर्वाधिक गहरी झील है विश्व की। और कितनी गहरी है ये भी जान लेते हैं। तो ये जो स्थित है, तो ये रूस के साइबेरिया में स्थित है। स्थान भी आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अधिकतम गहराई जो इसकी मापी गई है वो 1600 मीटर है इस झील की, बेकोल झील की। लास्ट क्वेश्चन है, मरीचिका बनने वाली घटना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है जो इसे कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका हमने टेस्ट लिया। जितने क्वेश्चन आपके इसके अंदर ठीक हुए हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो नए हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने तकरीबन 65 है जो प्रैक्टिस सेट है इसी चैनल जेबसन स्टडी पर डाल दिए हैं, तो आप उनकी भी जाकर के प्रैक्टिस लगा सकते हैं। उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने करवाए हैं। इस क्वेश्चन का भी दोस्तों आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और टोटल क्वेश्चनों की संख्या को भी आपको बताना है जो आपके ठीक हुए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।